जाटों में देखते हैं, जाटों में कई नेता हैं, जैसे हैं गोकुल। अच्छा, जाटों का क्षेत्र क्या है? मथुरा से लेकर के भरतपुर का क्षेत्र, मथुरा, आगरा प्लस दिल्ली का कुछ भाग, मथुरा, आगरा, दिल्ली, भरतपुर, ये जो भूभाग है ये किसका है? जाटों का है। और जाटों ने क्या किया है? ये कौन से थे? ये इस क्षेत्र में रहने वाले कृषक थे, इस क्षेत्र के रहने वाले कृषक थे। और जाटों में गोकुल के नेतृत्व में 1669 में विद्रोह करते हैं, किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ, 1669। जब गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह करते हैं तो 1688 में एक इनका नेतृत्व कौन करता है? राजा राम, इन 1688 राजा राम इनका नेतृत्व करता है। बाद में इनका नेतृत्व कौन करने लगता है? बाद में इनका नेतृत्व करने लगता है चूड़ामन। चूड़ामन, गोकुल, राजा राम, चूड़ामन। बाद में ये लोग लुटेरे हो गए, लूटपाट करने लगे, और बदन सिंह ने इस सैन्य शक्ति का उपयोग करते हुए, इस शक्ति का उपयोग करते हुए भरतपुर राज्य की स्थापना की। भरतपुर स्टेट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब भरतपुर राज्य की जब स्थापना हो गई तो याद रखिएगा कि सूरजमल, बाद में इनके यहाँ नेतृत्व संभालता है, और इसे जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है, प्लेटो या अफलातून। ये सारी बातें जाटों में एक बात बहुत प्रसिद्ध है, रोटी बेटी और ऊँट बांटे नहीं जाते। खाप पंचायत जाटों की एक विशेष प्रथा है। ऑनर किलिंग, ये सम्मान के लिए जान दे देते हैं। ठीक है, तो इन्हें अफलातून कहा गया। और 1763 में इनकी मृत्यु के बाद जाट साहित्य का अभाव पाया जाता है। इसके बाद इतिहास में विलीन हो जाते हैं, इनकी हिस्ट्री जानने की आवश्यकता नहीं है। तो 1763 का मतलब है पानीपत के युद्ध के कार्यकाल में इनकी भूमिका थी। मराठों ने इनसे संबंध साधने की कोशिश की, लेकिन निजी स्वार्थों में मराठाओं का साथ नहीं दे पाए। ठीक है, निजी स्वार्थ का मतलब था दिल्ली का शासक रहेगा कौन, इसको देखने की जिम्मेदारी थी। इस तरह से मराठाओं ने क्या किया है? एक अच्छे साम्राज्य की स्थापना कोशिश तो की है। अब 1763 में जब ये समाप्त हुए हैं तो आइए हम लोग देखते हैं रोहेला, सरदार और बंगश पठान। रोहेला नोबेल्स एंड बंगस पठान। रोहेला सरदार क्या है? बरेली सेक्टर, बरेली, कुमायूं, गढ़वाल। इसकी स्थापना कौन कर रहा है? मोहम्मद अली खान। मोहम्मद अली खान और मोहम्मद खान बंगस। मोहम्मद खान बंगस। और मोहम्मद खान बंगस किस क्षेत्र में? फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, इन क्षेत्रों में अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। ये बताने के पीछे का उद्देश्य क्या है? ये बताने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इन रोहिला सरदारों ने कभी मुगलों को अपनी सेवाएं दी, और पानीपत के युद्ध में इन रोहिला सरदारों ने किसकी किसकी सहायता की? रोहिला सरदार है जिसका नाम है नजमुद्दौला। नजमुद्दौला, ये सहायता किसकी करता है? अहमद शाह अब्दाली की, 1757 के अटैक के बाद। और जब अटैक के बाद इसकी सहायता करता है तो अहमद शाह अब्दाली से दिल्ली का गवर्नर बना देता है।
इसमें नजमुद्दौला का एक लड़का है जाविद खान, ये जब गद्दी पर बैठेगा तो 1772 में, अब ये पूरी स्थिति यहाँ पे उलझ रही है, मुझे पता है कि पूरी स्थिति यहाँ पे एक दूसरे से क्या हो रही है, उलझ रही है, लेकिन बैकग्राउंड को समझने के लिए बस इतना समझ लीजिएगा। रोहेला सरदार जो बरेली और कुमायूं के सेक्टर में है, उसकी स्थापना करता है मोहम्मद अली खान। यहीं से रामपुर स्टेट का जन्म होता है, और फर्रुखाबाद से लेकर के अलीगढ़ के क्षेत्र में मोहम्मद खान बंगश है, जिसने रोहेलखंड की स्थापना किया है 1720 के आसपास। तो बस ये एक कालखंड है जिससे आपको केवल परिचित होना है। इसकी हिस्ट्री बस इसलिए काम कर रही है कि बाद में इसी जाविद खान का लड़का बंदी बना लिया जाएगा 1772 में। इन 1772 महाजी शिंदे एक मराठा सरदार हैं जो पानीपत के युद्ध में एकमात्र जिंदा मराठा सेनापति थे। महाजी शिंदे कहते हैं कि उनको इतनी बुरी तरह से चोट आई थी कि वो चल भी नहीं पाते थे, और उनके नेतृत्व में 1772 में, इन 1772 में रोहेला सरदारों को गिरफ्तार किया गया। जाविद खान को अवध की शरण में जाने के लिए बाध्य किया गया, और जाविद खान के पुत्र गुलाम कादिर खान, ये एक बालक था, इसको मोहम्मद शाह रंगीला के इसको शाह आलम द्वितीय के केस में संरक्षण में रख दिया जाता है, और शाह आलम द्वितीय इसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है, इसलिए इसको कैटामाइट बोला गया है। ठीक है, तो यही गुलाम कादिर 1787 में, इन 1787 दिल्ली पर आक्रमण करेगा, अटैक ओवर दिल्ली। और जब दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो लाल किले के अंदर जितनी भी राजसी महिलाएं हैं उनके साथ रेप करेगा, पूरे लाल किले में लूटपाट करेगा, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को बंदी बना करके उसकी आंखें फोड़ देगा, उसे अंधा बना देगा। यह बात मराठाओं को अच्छी नहीं लगेगी। मराठाओं ने अपनी सेना भेज करके गुलाम कादिर की हत्या करा देते हैं। गुलाम कादिर की मृत्यु, इसे गिरफ्तार किया जाता है और मार दिया जाता है, और मारने के बाद एक बार पूरा शाह आलम द्वितीय को क्या कर दिया जाता है, गद्दी पर बैठा दिया जाता है, और शाह आलम द्वितीय अंधा सरदार, और वहां पे मराठाओं ने अपना एक दल रख दिया दरबार में। नाम तो था कि ये मुगल शासन चल रहा था, जबकि एक्चुअल में वो मराठा शासन चल रहा था। ठीक है, तो दिल्ली में मराठाओं का प्रभुत्व यहाँ से स्थापित हो जाता है, और इस स्थापित महत्व के बाद भारत में आप देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हट जाते हैं। इसको मिटा देते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे जाट हो गया, बंगश और रोहिला सरदार हो गए, और हम अब लोग देखेंगे सिख या पंजाब। अब पंजाब की स्थिति क्या देखेंगे, 1469 गुरु नानक देव का जन्म, तलवंडी नामक स्थान पर। उस समय की स्थिति क्या है, पंजाब की स्थिति 1469, पंजाब की स्थिति यह है कि अराजकता, नेतृत्व का अभाव, और ऊंच नीच का भेदभाव। ये सामाजिक स्थिति है। फिर दिल्ली की क्या स्थिति है, दिल्ली में भी अस्थिरता है, अर्थात कमजोर प्रशासन है। और पंजाब की स्थिति क्या है, प्रॉस्परस लैंड, वेल्दी स्टेट। क्यों, क्योंकि उपजाऊ भूमि है और श्रमशील किसान हैं।
लड़ाकू जनजाति है, उपजाऊ फर्टाइल लैंड है, और एक धनी स्टेट है। ये स्थिति है। ऐसी स्थिति का आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं आगे। जहां इतना भेदभाव हो वहां एक गुरु का जन्म लेता है, गुरु जन्म लेता है। गुरु नानक देव के बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि गुरु नानक देव ने मोनोथीइज्म, एक ईश्वरवाद, सबका मालिक एक है का सिद्धांत दिया। और इस सबका मालिक एक है का सिद्धांत दिया का बेसिक मतलब था कि इन्होंने लोगों में एकता की खोज की। नंबर एक, गुरु नानक देव, इन्होंने एक ईश्वरवाद वाद का सिद्धांत दिया, मोनोथीइज्म। जब समाज में भेदभाव अपने चरम पर था, तब इन्होंने एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया। क्यों? एकेश्वरवाद का मतलब है कि सारे पंथ अलग हो सकते हैं, मिलना उसी एक ही जलधारा में जाकर के है। नदियां अपना पानी समुद्र में उड़ेलती हैं और समुद्र बरसात के माध्यम से उन्हीं जल को पुनः नदियों को वापस कर देता है। ये जो एकेश्वरवाद का सिद्धांत है, इस एकेश्वरवाद के सिद्धांत को किसने दिया है? एक दस्तगीर है, और वो गुरु नानक जी से पूछता है कि बार बार ईश्वर ईश्वर करते रहते हो, तुम्हारा ईश्वर है, कहाँ रहता है, कैसे जानेंगे, उसका काम क्या है? तो गुरु नानक देव ने एक कहानी के माध्यम से कहा। तो पहली बात तो ये कि आप तमीज से बात करेंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, बदतमीजी से बात करेंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा ईश्वर को हम कैसे जान सकते हैं? पहली बात का एक प्रोसेस है, जैसे दूध में ही दही है, मक्खन है, घी है, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू गुजारेंगे तब वो दूध दही में, दही से मक्खन में, मक्खन से मलाई में, इन सब में क्या होगा? कन्वर्ट होगा। और जब कन्वर्ट होगा तो हम ये बात जान पाएंगे, जब कन्वर्ट होगा तो हम ये बात जान पाएंगे कि ईश्वर को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? चिंतन मनन ध्यान। और चिंतन मनन ध्यान का मतलब है कि हमें ईश्वर के जानने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसे ही ईश्वर सहज उपलब्ध नहीं है। दूसरा, करता क्या है ईश्वर? उन्होंने कहा कि आप नीचे आइए, बैठिए और हमें ऊपर बैठने दीजिए, तो हम इसका उत्तर देंगे। और जाकर के गद्दी पर बैठ गए, और जब उन्होंने बताया कि तुम्हारा ईश्वर करता क्या है, तो कहा राजा को रंक और रंक को राजा बनाता है, ये ईश्वर का काम। ठीक है। तो इस तरह से गुरु नानक देव ने एक संदेश दिया लोगों में कि एक ही ईश्वर है और उसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सामाजिक दशाएं ऐसी थी कि सब ऊंच नीच के भाव से पूरी तरह से ग्रसित थे, अराजकता की स्थिति थी। ऐसे में एक प्रकाश के रूप में गुरु नानक साहब का जन्म होता है, जिन्होंने लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने की कोशिश की और उसमें स्थिरता लाने की कोशिश की। ठीक है, आइए नंबर 2 पे हैं गुरु अंगद। गुरु अंगद, इन्होंने लंगर प्रथा को प्रारंभ किया। लंगर प्रथा ही क्यों? लंगर प्रथा को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? याद रखिएगा, जिस परिवार में सब लोग साथ में बैठ के भोजन करते हैं, उस परिवार में वैचारिक एकता लंबे समय तक टिकी रहती। और जब भोजन हम अलग अलग कमरों में जाकर के करने लगते हैं तो उस परिवार में अलगाव आने लगता है। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर के गुजरता है, इसलिए समूह में बैठ करके खाना है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना है। सामाजिक समरसता तभी स्थापित होगी जब एक साथ हम लंगर में बैठ करके भोजन करेंगे, तो वहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। और इस प्रथा को जन्म देने वाले गुरु का नाम क्या है? गुरु अंगद। ठीक है, फिर गुरु अंगद के बाद इन्होंने लंगर प्रथा को आरंभ किया। फिर है अमरदास। समाज में अगली बुराई क्या है? ज्यादा खर्चा, दिखावा, महंगी शादियां, आडंबरपूर्ण जीवन, ये सब सामाजिक बुराइयां हैं, जन्म ले रही हैं। गुरु अमरदास क्या करेंगे? इन सब पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन्होंने सोशल रिफॉर्म किए।
सामान्य शादियों को बढ़ावा दिया और भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किए। गुरु अमरदास। ठीक है, अगले गुरु अमरदास के बाद कौन है? रामदास। ठीक है, देखते हैं। अमरदास के बाद है रामदास, चौथे नंबर पे गुरु रामदास। इन्होंने हरमंदिर साहब की स्थापना की, अर्थात स्वर्ण मंदिर। रामदास ने हरमंदिर साहब की स्थापना की। क्यों हम मंदिर की स्थापना करते हैं, मस्जिद की स्थापना करते हैं, गुरुद्वारे की स्थापना करते हैं? जहां जाकर के हम अपने आप को साध सकें, अपने बारे में विचार कर सकें, अपना सुधार कर सकें, अपना कल्याण कर सकें। हम नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हैं। हमें दुनिया की आलोचना से फुर्सत ही नहीं है। हम अपने ऊपर काम ही नहीं करते हैं, और जब हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो स्थान होगा जो इस दुनियादारी से बाहर निकल करके आपको अपने कल्याण के बारे में सोचने के लिए बाध्य करेगा, अपने ऊपर ध्यान लगाने के लिए बाध्य करेगा, सेवा भाव को उत्पन्न करेगा, भेदभाव को खत्म करेगा। ऐसे में गुरु रामदास ने हरमंदिर साहब की स्थापना किया, जिसे आज हम लोग स्वर्ण मंदिर कहते हैं। जीवन में कभी भी आपको अवसर मिले तो हरमंदिर साहब जरूर जाइएगा, स्वर्ण मंदिर। आपको पता चलेगा कि सेवा भाव कहते किसे हैं। किसी भी व्यक्ति से बगैर उसकी जात पात पूछे, पूरे सेवा भाव से और बगैर भोजन किए आपको मंदिर में अनुमति नहीं है दर्शन करने की। आप जाइए, भोजन करिए, उसके बाद तब जाकर के आपको मंदिर में दर्शन करने की अनुमति मिलती है, गुरु ग्रंथ साहब की। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हरमंदिर साहब के बाद, स्थापना के बाद, पांचवें गुरु, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खूब परीक्षा में पूछे जाते हैं, गुरु अर्जुन देव। तीन चीजों के लिए इनको जाना जाता है। एक तो जहांगीर का लड़का है खुसरो, बहुत योग्य लड़का है, बहुत काबिल लड़का है, और वो अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है, और उसको संरक्षण कौन दे देता है? खुसरो को संरक्षण गुरु अर्जुन देव दे देते हैं। ठीक। दूसरा, अपने शिष्यों की आय क्या, की आय का 1/10 दान देने की प्रथा को अनिवार्य कर देते हैं। दान की प्रथा को अनिवार्य कर देते हैं। He made compulsory donation 10% of the total income of their pupil। और इस तरह की टिप्पणी मत किया करिए, पढ़ाने में डिस्टर्ब होता है, और काम की बातें करिए। आप देखिए कि विषय आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो वो आप कमेंट करिए। आप देख रहे हैं कि गुरु नानक देव से लेकर के सारे के सारे जो गुरु हैं उनका आने का क्रम क्या है और उससे इतिहास कैसे आगे बढ़ रहा है, तभी जाकर के आप कनेक्ट हो पाइएगा। आप बहुत दिन से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बावजूद भी अभी तक आपका ये क्लियर नहीं हो पाया है कि इन गुरुओं का रोल क्या रहा है सामाजिक एकीकरण में, राष्ट्र के एकीकरण में। हम जानते तो हैं गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया है जहांगीर ने, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि वो फांसी क्यों दे रहा है। पहला, एक तो कुछ किताबों में लिखा गया है कि खुसरो को संरक्षण दिया इसलिए फांसी दे दी गई, ये तो एक कारण था। दूसरा कारण क्या था? उन्होंने अपने शिष्यों की आय का 1/10 दान करना अनिवार्य कर दिया। एक स्टेट और 2 जगह से टैक्स, ये राजा के क्षेत्र को चुनौती दी जा रही है। शिष्यों की आय का 1/10 इन्होंने क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। खुसरो को संरक्षण दे दिया। और तीसरा काम इन्होंने क्या किया?
एक अलग से टाइटल ले ली, सच्चा पातशाह। एक क्षेत्र में एक राजा है और अपनी एक अलग से आपने टाइटल बना ली सच्चा पातशाह के, सिखों के बीच में आप लोकप्रिय होने लगे, तो राज अलर्ट हो जाता है। आज खालिस्तान की मांग पर आप देख रहे हैं कि अमृतपाल के बारे में चर्चा हो रही है कि वो अलग से खालिस्तान की मांग कर रहा है, तो सारी खुफिया एजेंसी उसकी निगरानी में लग गई हैं। क्या उचित है खालिस्तान की मांग करना? क्या हम इस राष्ट्र के अंग के रूप में रह करके इस राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने लिए अधिकतम सुविधा की बात नहीं कर सकते? अमेरिका पहले 13 स्टेट हुआ करता था, आज 50 से ज्यादा, 51 स्टेट है। और जब 51 स्टेट है तो वहां पर भी अब स्वतंत्र होने की स्वतंत्रता को छीन लिया गया है। तो आधुनिक युग में हम किसी भी स्टेट को ये धर्म के नाम पर अलग होने की तो अनुमति दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक बार हमने ये गलती करके देख ली है, धर्म के नाम पर हमने अपने ही कलेजे के टुकड़े पाकिस्तान को अलग कर दिया है। और उसका परिणाम क्या हुआ? ना पाकिस्तान खुश है ना हम खुश हैं, बिना मतलब एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी में हम समय का और ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं। कितनी हत्याएं धर्म के नाम पर आज तक हो रही हैं, तो क्या हम इसी अराजकता को फिर बढ़ावा होने देंगे? नहीं होने देंगे। ऐसी स्थिति में एक बादशाह है जहांगीर, जिसके बेटे ने उसके खिलाफ विद्रोह किया, हालांकि ये योग्य था लेकिन राज्य के विरुद्ध में गया था, इसलिए इसका कैपिटल पनिशमेंट तो बनता था। चूंकि इसे संरक्षण गुरु अर्जुन देव ने दे दिया तो ये गलत हो सकता है, लेकिन इन्हें फांसी नहीं देनी चाहिए थी। गलती हुई है मुगल सरदार से, इन्हें आजीवन कारावास दे देते, दंड देने की, कैपिटल पनिशमेंट देने की आवश्यकता नहीं थी। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। क्लियर? मैं आपको समझा पा रहा हूं? ऐसे ही पढ़ना है। सारे के सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में गुरुओं का नाम लिखिए, उनके योगदान लिखिए, किस शासक ने उन्हें पनिशमेंट दिया, तो पनिशमेंट देने के पीछे कारण क्या था, इसे जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी आपकी पूरी तरह से क्लियर होती चली जाएगी। अगला, गुरु अर्जुन देव के बाद कौन सा वो आता है? गुरु, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला गुरु है छठा, अगले गुरु हैं गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद, इन्होंने क्या किया है? अकाल तख्त की स्थापना। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अकाल तख्त। क्यों स्थापना की अकाल तख्त की? गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई है और उनके स्थान पर गुरु हरगोविंद जब गद्दी पर बैठेंगे तो अब सिखों को लड़ाकू बनाएंगे, क्योंकि प्रतिरोध करना पड़ेगा ना। और जब प्रतिरोध करना पड़ेगा तो इन्होंने अपने शिष्यों से घोड़ा और अस्त्र दान में लेना शुरू किया। इसलिए कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा गुरु है जिसने सैनिकरण किया है सिखों का? पहला नाम किसका है? गुरु हरगोविंद सिंह का। ठीक है, कौन से नंबर के गुरु हैं? छठे नंबर का। सातवें नंबर पर कौन से गुरु हैं? गुरु हरराय। हरराय। और आठवें पे है गुरु हरकिशन। हरकिशन। गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय और गुरु हरकिशन, इन दोनों का कार्यकाल शांति से गुजर गया। अब 9वें 10वें नंबर से इंपॉर्टेंस फिर आएगा गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। दो और महत्वपूर्ण गुरु हैं, आइए देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नवें नंबर के गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। 9th नंबर्स गुरु जी, गुरु तेग बहादुर। इन्होंने क्या किया है? कश्मीर का गवर्नर है वजीर खान,
और ये कन्वर्जन करा रहा है, कन्वर्जन। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ना हो। हिंदुओं में द्विज है, मुसलमानों में भी कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम के अलावा ईसाइयों में भी कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है। ये जो कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, ये है क्या? वेद में 10वें मंडल में लिखा गया है कि हर व्यक्ति जन्म से शूद्र है, जन्मते जायते शूद्र। उसका पुनर्जन्म होता है जब वो अपने आप से आत्म साक्षात्कार करता है, जब वो अपने आप को देखता है, अपने बारे में, अपने कल्याण के बारे में सोचने लगता है, ध्यान लगाता है। इसलिए हर धर्म में एक चीज कॉमन है, चिंतन मनन, स्वाध्याय, समाधि, साधना, ये सब में कॉमन है। ये नहीं करोगे तो अपने आप को कभी नहीं जान पाओगे। गुरु तेग बहादुर देख रहे हैं कि कश्मीर का एक गवर्नर है वजीर खान, जो क्या कर रहा है, कन्वर्जन, हिंदू मुसलमान सबको, सॉरी हिंदू सिख अन्य लोगों को क्या कर रहा है, इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा है। और जब इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा है तो लोग इनके पास आएंगे कि गुरु जी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम अपने ही धर्म के बारे में जिंदा नहीं रह पा रहे हैं, अपनी उपासनाओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो गुरु तेग बहादुर ने क्या किया? गुरु तेग बहादुर ने एक कदम उठाया। क्या? उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। और औरंगजेब से यहां क्या हो गई है, गलती। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को 1675 में फांसी दे दी। ये बहुत गलत किया उसने। सही मांग को लेकर के जब आपके गलत कदम उठाए जाते हैं तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है, पूरे राज्य को भुगतना पड़ता है। यहीं पे 10वें गुरु का आगमन होता है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, 10th गुरु। 5K का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ 5K, केस, कंघा, कच्छा, कटार। तो इस तरह से 5K का जो सिद्धांत दिया वो गुरु गोविंद सिंह ने दिया। और इन्होंने खालसा की स्थापना की। खालसा का मतलब है शुद्ध, प्योर, खालिश, एकदम प्योर। इस्लाम में भी यही बात की गई थी। जब पाकिस्तान की बात की गई तो पाकिस्तान का मतलब, पाक का मतलब प्योर, स्थान का मतलब लोग, स्थान, प्योर लोग जिस स्थान पर रहते हो उसे पाकिस्तान कहा गया। हर जगह प्योरिटी की बात की गई है। तुलसीदास ने भी क्या कहा, हालांकि तुलसीदास के रामचरितमानस का विरोध हो रहा है, लेकिन किसी भी साहित्य का जब भी विरोध किया जाए तो उस कालखंडों के संदर्भ को लेकर के किया जाए। रामचरितमानस इसलिए नहीं लिखा गया था कि समाज में विविधता को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए लिखा गया था कि यूनिटी खोजने की कोशिश की गई थी, लोगों के कल्याण करने की बात कही गई थी, भेदभाव करने की बात नहीं कही गई थी। ढोल गंवार, शूद्र पर सुनारी, ये सब हैं ताड़न के अधिकारी, स्त्रियों को रत्न माना गया। और जब वेद में ये बात पहले से ही एक क्लियरिफाई है कि हम वर्ण शूद्र हैं, जन्मते जायते शूद्र, हर व्यक्ति जन्म से शूद्र है, अपने कर्मों से फिर वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है और शूद्र है। तो आज भी तो हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के रूप में जी रहे हैं। जो आर्थिक जरूरतें होती हैं वो समाज में विभेदीकरण पैदा करते हैं। किस प्रकार की समानता? क्या हम सभी में समानता लाना चाहते हैं या एक पर्टिकुलर में समानता लाना चाहते हैं? समान कार्य के लिए समान वेतन ना। तो इस तरह से खालसा धर्म की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने। और दूसरा काम इन्होंने ये किया कि गुरु पद को समाप्त कर दिया। कहा हमारे बाद अब गुरु कोई दूसरा नहीं होगा। किसको इन्होंने गुरु बना दिया? इन्होंने गुरु बना दिया आदि ग्रंथ को, गुरु ग्रंथ साहब, आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब। औरंगजेब के समय में इनसे अच्छे रिलेशन नहीं है, लेकिन जब औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम राजा बनेगा तो वो क्या करेगा, इनके साथ संबंध ठीक रखने की कोशिश करेगा, इनको मनसब देना चाहेगा। और जब मनसब देना चाहेगा
तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसका मतलब है कि गुरु गोविंद सिंह के बाद अब कोई दूसरा राजा नहीं बनेगा, सॉरी दूसरा गुरु नहीं बनेगा। गुरु कौन है? आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब ही अब आगे से गुरु माने जाएंगे। 1708 में वजीर खान इनकी हत्या करा देता है और एक नया नेता उभरता है जिसका नाम है बंदा बहादुर। लक्ष्मण दास इनका मूल नाम है, यूपीपीएससी में प्रश्न आया है। बंदा बहादुर, और ये टाइटल दिया किसने है? गुरु गोविंद सिंह ने। बंदा बहादुर हमने आपको पिछले वीडियोस में बताए हैं, सतलज से लेके यमुना तक, सतलज से यमुना तक के क्षेत्र पर किसका प्रभाव है? बंदा बहादुर का। और बंदा बहादुर के कार्यकाल को अगर किया जाए तो कैसे बांटना है? ऐसे, बहादुर शाह फर्स्ट, कोई समझौता नहीं। जहांदार शाह, कोई समझौता नहीं। फारूक शेर, इसने दमन। 1716 में बंदा बहादुर की हत्या। इस तरह से बंदा बहादुर, प्रभाव क्षेत्र सतलज से यमुना, बहादुर शाह प्रथम, कोई समझौता नहीं। जहांदार शाह, कोई समझौता नहीं। फारूक शेर, 1716 में इनका दमन कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि इनकी नीति सिखों के प्रति दमनपूर्ण थी और बंदा बहादुर की हत्या 1716 में कर दी जाती है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि बंदा बहादुर एकमात्र या पहला ऐसा चिंतक था जिसने खालिस्तान की स्थापना के बारे में सोचा था या सिख राज्य की स्थापना के बारे में सोचा था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हु थिंक अबाउट द सिख स्टेट। पहला व्यक्ति है जो एक सिख राज्य के बारे में सोच रहा है कि उसकी एक टेरिटरी हो जहां लोग रहें, लेकिन उसकी हत्या हो जाती है। कब? 1716 में। ठीक है, तो सिख राज्य के बारे में पहली बार किसने सोचा? तो बंदा बहादुर ने। जब बंदा बहादुर की हत्या हो जाएगी तो क्या स्थिति रहेगी? आइए देख लेते हैं। याद रखिएगा, बंदा बहादुर की हत्या होने से पहले बंदा बहादुर ने क्या किया था? गुरु नानक, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह, गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए थे। ये इंपॉर्टेंट है। जब सिख स्टेट होगा तो अपनी इकोनॉमी भी तो होगी ना, इसलिए इनके नाम के इसने सिक्के भी जारी कराए थे। 1716 के बाद की स्थितियां बिगड़ने लगी। पंजाब में क्या हो गया? नेतृत्व का अभाव। पंजाब लीडरलेस। नेतृत्व का अभाव। दिल्ली कमजोर, दिल्ली कमजोर। ईरान और अफगान एक्टिव। पंजाब समृद्ध, प्रॉस्पर, वेल्दी। एक राज्य है, समझने की कोशिश करिएगा, एक राज्य है जहां पे अब नेता का अभाव है, राज्य धनी है, दो विदेशी आक्रांता यहां नजर लगाए बैठे हैं, ईरानी और अफगानी। दिल्ली का नेतृत्व तो कमजोर है, तो सबसे ज्यादा सफर कौन करेगा? जो धनी है लेकिन वहां नेतृत्व का अभाव है।
तो वहां प्रॉब्लम होएगी। इसलिए जितने भी अटैक हुए हैं, पहला अटैक कहाँ, पंजाब, मोहम्मद गोरी से लेकर, गजनवी से लेकर के, ठीक है। तो पंजाब की स्थिति को जानने के लिए पंजाब के बारे में जानना पड़ेगा थोड़ा सा। नेतृत्व का अभाव है, समृद्ध राज्य है, विदेशी आक्रांता दो अटैक करने को तैयार हैं, ईरानी और अफगानी। दिल्ली का राजा पूरी तरह से कमजोर है, कायर है, पतित है, मूर्ख है, लंपट है। तो इस तरह से कोई अब सुरक्षा देने वाला नहीं है पंजाब को। और जब सुरक्षा देने वाला नहीं है तो दो प्रकार के विदेशी आक्रमण के रास्ते आएंगे, एक तो बेलन दर्रा और दूसरा है खैबर दर्रा। और एक दर्रा जो बेलन का है वो बहुत खतरनाक है, उससे प्रवेश करने की कोशिश एकमात्र आक्रांता करता है जिसका नाम है मोहम्मद गोरी। शेष जितने आक्रांता आए हैं वो किस दर्रे से आए हैं, खैबर दर्रे से। और खैबर दर्रा कहां खुलता है, पंजाब में, ठीक है। तो ये आपके काम की चीज है, खैबर दर्रा कहां पे खुलता है, पंजाब में। तो पंजाब क्या करेगा, स्ट्रगल करेगा। आइए देखते हैं पंजाब बोलन पास और खैबर पास। बेलन दर्रा और खैबर दर्रा। इसी खैबर दर्रे से जो प्रवेश करेंगे वो कहां करेंगे, पंजाब में। पंजाब धनी है तो सबसे ज्यादा क्या करेगा, उत्पीड़न भी इसी का होगा। इस चित्र को बना लीजिए। ऐसी स्थिति में क्या हुआ था, बंदा बहादुर ने एक प्रथा प्रारंभ कर दी थी जिसका नाम था गुरुमत्ता। गुरुमत्ता, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि अमृतसर में सारे नेता इकट्ठा होकर के कोई भी सिख धर्म के बारे में या सिख समुदाय के बारे में उचित निर्णय लेंगे। तो कहां इकट्ठा होंगे, अमृतसर। अमृतसर क्या बन गई, धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी। क्लियर। अकाल तख्त कहां, अमृतसर। सारी स्टोरीज एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है ना। और जैसे ही ये स्टोरी कनेक्ट होएगी वैसे के वैसे पूरा का पूरा साम्राज्य आपको समझते हुए चले जाना है। एक स्टेट पकड़ो, उसको पूरा समझ लो और इंटरलिंक कर लो मुगल से। मुगल से करोगे तो देखोगे कि विदेशी कंपनियां भी मुगलों पर अटैक कर रही हैं क्योंकि वही लीगल वारिस हैं। जैसे अपने यहाँ 28 स्टेट हैं और उससे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसका मतलब है कि हम 36 स्टेट्स के साथ सेंटर का निर्माण कर रहे हैं, केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। और ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां का मुख्यमंत्री केंद्र का प्रधानमंत्री बनना न चाह रहा हो। इसलिए विपक्ष क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। वहां दिक्कत क्या है कि राजा बनेगा कौन, एकता ही नहीं है। कोई राहुल गांधी को प्रमोट करता है तो कोई ममता बनर्जी को प्रमोट करता है। नीतीश कुमार कहते हैं कि मुझमें क्या कमी है। ये सारी दिक्कतें हैं, विपक्ष में एक नेता ही नहीं है। और जब नेता नहीं है तो उसका लाभ किसको मिलेगा, दूसरे गुट को मिलेगा। ठीक है। अमृतसर में क्या हो रहा है, धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बन रही है। धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी, अकाल तख्त की स्थापना, इसका मतलब है कि यहाँ संकेंद्रण बढ़ रहा है। चुनौतियां हैं कहां कहां से, चुनौतियां हैं ईरान से, अफगानिस्तान से। अटैक्स बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा पंजाब ही लूटा जा रहा है। तो गुरुमत्ता की स्थापना, बंदा बहादुर। अब हम लोग देख लेते हैं सत्रह में करनाल का युद्ध, और 1740 के बाद से आफ्टर 1740s अटैक्स ऑफ अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। और इन दोनों आक्रमणों में झेल कौन रहा है, पंजाब।
यही तो परीक्षा में पूछा जाता है। करनाल का युद्ध कब हुआ? 1739। किसने किया? नादिर शाह। ये हम मुगलों के संदर्भ में भी पढ़ेंगे, पंजाबियों के संदर्भ में भी पढ़ेंगे, रोहिला के संदर्भ में भी पढ़ेंगे, मराठाओं के संदर्भ में भी पढ़ेंगे, बंगाल के संदर्भ में भी पढ़ेंगे। तो जितने स्टेट उभरेंगे ये टर्निंग पॉइंट है। क्यों? दिल्ली कमजोर होगी, दिल्ली कमजोर होगी तो ये क्षेत्रीय स्तर के नेतृत्व में भी स्वतंत्र होने की भावना जन्म लेगी, और जब स्वतंत्र होने की भावना जन्म लेगी तो चुनौतियां एक बार उनके सामने खड़ी होंगी और उनसे पूछेंगे कि क्या आप इन चुनौतियों से ऊपर निकल पाने में, बाहर निकल पाने में समर्थ हैं? अगर हैं देन यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ टैलेंटेड पर्सन। तभी तो आपको एक योग्य प्रशासनिक अधिकारी माना जाएगा। क्यों इथिक्स जोड़ दिया गया आपके सिलेबस में? इसीलिए कि हम हर जगह चौराहे पे बैठ करके राय देते हैं कि अगर हम डीएम होते तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरती, हम डीएम रहे होते तो कहीं भूखमरी नहीं रहती, कहीं विद्रोह नहीं होता, कहीं हत्या नहीं होती। कैसे? इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं था किसी के पास, और जब ब्लूप्रिंट नहीं है तो कमीशन ने इसको सिलेबस में जोड़ा और कहा कि बताइए लिख करके कि आप क्या करते। नेता आप पर दबाव डाल रहा है और वो आपका नियोक्ता अधिकारी है, आपसे गलत काम करने को कह रहा है, आप कैसे नहीं करोगे ये लिख के बता दीजिए आप। ये क्या है? चुनौती। और उस चुनौती के बीच में आपका आंसर ढूंढा जा रहा है लिखित, और लिखित आंसर में आपका क्या आंसर होता है? आप सबसे पहले शरण कहां लेते हैं? संविधान की। संविधान सम्मत ही काम करेंगे, किसी अन्य के अनुसार काम नहीं करेंगे। फिर अगर संविधान में उसका उत्तर नहीं मिला तो परंपराओं में उसका उत्तर तलाशा जाता है कि क्या प्रेसिडेंस रहे हैं, क्या एग्जाम्पल्स रहे हैं, पीछे कैसे निर्णय लिए गए, इतिहास का आपको सहारा लेना पड़ता है। यही यहां भी हो रहा है। अब्दाली का अटैक, नादिर शाह का अटैक, और सफर कौन कर रहा है? पंजाब। समझ में बात आई? समझा पा रहा हूं मैं? और जब पंजाब सफर कर रहा है तो 1750s, क्योंकि 1747 से अहमद शाह अब्दाली 1767 तक 8 बार भारत पर आक्रमण करेगा। ही अटैक्ड ओवर इंडिया फ्रॉम 1740s टू 1770s, 1760s, 40 से 60 के दशक तक वो क्या करेगा? लगातार अटैक करेगा। हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स, 8 बार अटैक करेगा। और जब 8 बार अटैक करेगा तो इन 1750s, 1750 के आसपास, इन 1750s, 1750 के आसपास एक व्यक्ति उभरेगा। क्या? कर्पूरी सिंह। कर्पूर सिंह। इन्होंने क्या किया? दल खालसा की स्थापना। दल खालसा की स्थापना, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दल खालसा। ये क्या था दल खालसा? प्रश्न पूछिए, आपके सामने कोई कॉन्सेप्ट आए तुरंत क्वेश्चन मार्क। दल खालसा का मतलब था छोटे छोटे दल, छोटे छोटे दल। क्लियर? अब इसको फिगर बना करके समझ लिया जाए। चौदह सौ उनहत्तर, गुरु नानक देव। पहले गुरु, फर्स्ट गुरु। क्लियर? 1708 अंतिम गुरु गोविंद सिंह। इनकी मृत्यु। फिर बंदा बहादुर। फिर 1750s दल खालसा। छोटे छोटे दल। क्यों? अटैक्स ऑफ ईरान एंड अफगान। छोटे छोटे दल बना करके इनको अलग अलग स्थानों पर बांट दिया गया कि यहां आप रक्षा करेंगे, यहां आप रक्षा करेंगे, यहां आप रक्षा करेंगे। यहीं से किन चीजों का जन्म होता है? मिस्र। छोटे छोटे क्षेत्रों में जो राज्य करते थे उन्हीं को मिस्र बोला। और ये किस रूप में काम करते थे? कन्फेडरेशन। दे वर वर्किंग लाइक कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन, ये संघ के रूप में कार्य करने लगे। जब भी कोई विदेशी आक्रमण होता था ये एक हो जाते थे। तो कर्पूर सिंह ने क्या किया? एक संघ की स्थापना किया।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में बस एक चीज और नोट कर लीजिएगा, ये 1716 में इसकी हत्या हो जाती है बंदा बहादुर की, तो 16 से लेकर के 1750 गुरुमत्ता से काम चलता है, गुरुमत्ता। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दे। एक उलझा हुआ इतिहास, इसको एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना है। यही तो गुरु नानक से पूछा दस्तगीर ने कि हम कैसे जान पाएंगे कि ईश्वर है। कहा फूल बिखरे हुए हैं, उनके बीच में एक धागा डाल दें तो क्या हो जाएगा, एक गार्लैंड, एक माला बन जाएगी। इस तरह से तथ्यों को समझने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता होती है, और वो सूत्र क्या है, ऐसे ही जो घटनाएं घट रही हैं उसका कारण क्या है, और कारण पर अगर हमने अटैक कर लिया, याद रखिएगा साइंस हमेशा जन्म लेता है रीजन से, और मानविकी के सब्जेक्ट जन्म लेते हैं विश्लेषण से। अगर उस विश्लेषण को रायता फैलाने के साथ समेटना आप जान गए तो वह विषय आपके साथ जस्टिस करेगा। आपने रायता तो फैला दिया, समेट नहीं पा रहे हैं कि रायता आया कहां से। स्वेटर आपने पहना है, वो एक धागे से बुना हुआ है, अगर उस मेन धागे को पकड़ लें तो हम पूरे के पूरे स्वेटर को उधेड़ सकते हैं और पुनः बुन सकते हैं। जिसमें ये आर्ट आ जाता है वो आर्टिस्ट कहलाता है, कलाकार कहलाता है। यहां क्या है, 1767 अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु, और जब मृत्यु हो जाती है तो अफगानिस्तान गृह युद्ध, सिविल वार, अफगानिस्तान सिविल वार में इन्वॉल्व हो जाता है 1767। यहां आपको और किस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, मुगल, दिल्ली देखिए आप, दिल्ली खत्म, क्यों, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर, EIC 1765 मुगलों से इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इससे बंगाल की रेवेन्यू सिस्टम पर किसका नियंत्रण, EIC का। ऐसे समझिएगा, EIC का नियंत्रण, और जब EIC का नियंत्रण हो गया तो अब मराठे 1770 में फरमाइन टेकन प्लेस, अर्थात अकाल पड़ा, और इलाहाबाद के किले में कौन कैद है 1765 से, शाह आलम, शाह आलम सेकेंड। इसे 1772 में कौन छुड़ाता है, माधव नारायण राव, माधव राव, और कहां ले आके बैठा देता है, दिल्ली। फिर से समझा दें आपको, अहमद शाह अब्दाली 1767 अंतिम बार अटैक करता है भारत पर, 8वीं बार, और इसके बाद अब्दाली की मृत्यु, और अब्दाली की मृत्यु के बाद अफगानिस्तान में सिविल वार, अर्थात अफगानिस्तान से मिलने वाली चुनौती समाप्त। दूसरा, मुगल खत्म 1765, 1767, देख पा रहे हैं आप, दिल्ली से मिलने वाली चुनौती समाप्त, अफगानिस्तान से मिलने वाली चुनौती समाप्त। जब व्यक्ति के सामने कोई चुनौती नहीं होती है तब वो आपस में लड़ता है, और जब व्यक्ति आपस में लड़ता है तो उसमें जो ताकतवर होता है वो जीत जाता है। सबको सरेंडर करना पड़ता है। कौन सरेंडर कर रहा है, 12 मिसल। मिटा दें इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे में 12 मिसलों में बटी हुई है पूरे पंजाब की सत्ता, और जो बटी हुई है सत्ता तो उसमें से एक मिसल है जिसका नाम है शुक्र चकिया, भंगी, अन्य तरह की मिसलें हैं। लेकिन आप देखिएगा शुक्र चकिया, शुक्र चकिया, इस मिसल का एक नेता है
महाराजा रंजीत सिंह। ये क्या करता है? सभी मिसलों को जीत करके अपने अधीन कर लेता है। तो इन मिसलों का एकमात्र विश्वसनीय नेता बन करके कौन उभरता है? महाराजा रंजीत सिंह। इनके पिताजी का नाम क्या है? महान सिंह। 1799 में 1799 में ये लाहौर पर कब्जा कर लेता है। इसके बारे में एक कहावत है, बहुत प्रसिद्ध है। जमन शाह हैं, अफगानिस्तान के रूलर हैं, और जमन शाह की तोप चिनाब नदी में गिर जाती है, और इस व्यक्ति ने क्या किया? वो तोप निकलवा करके जमन शाह के दरबार में भिजवा दिया। इस बात से वो बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा, जाओ लाहौर तुम्हारा हुआ। अब आपको पता ही है, जिसकी राजधानी लाहौर हो, जिसको संरक्षण जमन शाह का हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? आप योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी एक फोटो खिंचवा लें और वो आपके साथ चाय नाश्ता करते हुए नजर आए, तो किसी अधिकारी की हिम्मत है पेपर में वो फोटो आपकी छप जाए? किसी की हिम्मत है कि वो आपके साथ आसानी से पंगा लेगा? नहीं लेगा। यही मिसलों में भी एक बात चली गई कि इसके संबंध जमन शाह से बहुत अच्छे हैं, ये बहुत योग्य व्यक्ति है। इस तरह से इसे मिसलों का क्या मान लिया गया? नेता। और 1803 में ये क्या कर लेता है? अमृतसर पर कब्जा। इसीलिए पूछा गया कि लाहौर इसकी राजनीतिक राजधानी है और अमृतसर इसकी सांस्कृतिक धार्मिक। गुरुमत्ता कहां चल रही है? अमृतसर। इसलिए वो धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी को एक्वायर कर लेता है। अब ये क्या करेगा? पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं। पंजाब 1799, लाहौर 1809। EIC इनके साथ अमृतसर की संधि करती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। 1809 में इनके साथ एक संधि करती है, और इनको एक वैधानिक राजा का मान्यता मिल जाती है कि आप, एक ट्रीटी करती है कि आप सतलज के किनारे रहिएगा या यमुना के उस पार ही रहिएगा, और डोगरा जम्मू कश्मीर की एक राजपूत जनजाति है या जाति है, इसकी सहायता से इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पर कब्जा कर लिया। और 1730 1830 या 1834 में 1834 में इन्होंने कहां कब्जा कर लिया? पेशावर पर। पेशावर पर कब्जा कर लिया। पंजाब राज्य, इस तरह से एक अखंड पंजाब राज्य की स्थापना कौन करता है? महाराजा रणजीत सिंह। इनकी आलोचना भी की जाती है। ही हैड द सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी इन एशिया। एशिया में इनकी सबसे बड़ी सेना थी, दूसरी। लेकिन अंग्रेजों के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हम यमुना के उस पार ही रहेंगे, हम इधर नहीं आएंगे। इतनी बड़ी सेना अचार डालने के लिए रखी थी आपने कि दिवाली में छुरछुरी जलाने के लिए?
अनार फोड़ने के लिए रखा था? क्यों नहीं आक्रमण किया आपने ईआईसी पे? और 1830, इसका मतलब है कि अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संघर्ष कर रही है मराठों से, अन्य क्षेत्रों से। हालांकि मराठे 1818 में सरेंडर कर गए हैं, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर अभी इनका कायम रखने का प्रयास जारी है। प्रभुत्व कायम रखने का जो इनका प्रयास जारी है, ऐसे में वो एक बड़ी शक्ति को अपने से दूर रखना चाह रहे हैं, और ये व्यक्ति लायल बना रहता है। और जब लायल बना रहता है तो इनकी मृत्यु का ही इंतजार अंग्रेज कर रहे थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है इनका एक फिगर, फाइंड आउट करिएगा कि कैसे हम इनको समझ पा रहे हैं। अच्छा, ये सारी उपलब्धियां इनको मिली कैसे, ये जान लेते हैं। एक तो सेना, किस शैली पे? यूरोपीय शैली पर इन्होंने पुनर्गठित किया। वेल ट्रेंड, वेल पेड, वेल इक्विप्ड, ये कॉन्सेप्ट हमेशा सेना में रखिएगा। यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित किया। सबसे बड़ी सेना, उपजाऊ फर्टाइल लैंड पर इनका कब्जा, तो टैक्स 50% लगाया, सबको देना पड़ा। और जब टैक्स 50% ले लिया तो इसने योग्य व्यक्तियों का चयन किया। इसने भेदभाव समाप्त किया। सत्ता में बने रहने के लिए जाति जाति चिल्लाते केवल कायर क्रूर। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, रश्मि रथी की लाइन है। जाति के बारे में सिर्फ वही लोग टिप्पणी करते हैं जिनके सामने कोई विकल्प नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से योग्य व्यक्तियों का क्या करता है? चयन करता है। फिर अगला क्या करता है? अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डालता है, स्पेशली न्याय व्यवस्था को मजबूत करता है। ही एस्टैब्लिश्ड स्ट्रांग जुडिशियल सिस्टम। इसने न्याय पेटी बनवाई थी, जुडिशियरी बॉक्स। ये अपने न्याय के लिए भी जहांगीर जंजीर बनवाया था, न्याय की जंजीर। और इन्होंने क्या बनवाया था? जुडिशरी बॉक्स। उसमें लिख करके आप अपनी शिकायतें डालिए और राजा उसके लिए खुद न्याय करता था। लेकिन अपने इस न्याय सिस्टम को उसने क्या कर दिया? फाइन में कन्वर्ट कर दिया। आप कोई भी अपराध करके आइए, फाइन दे दीजिए और आपका अपराध क्षमा। उसने इसे रेवेन्यू के सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया, राज्य की आय के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया। तो जहां उसका जस्टिस प्रसिद्ध भी था, वहीं बदनाम भी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसलिए विक्टर जैकमा एक इतिहासकार है जो इसकी तुलना किससे करता है? नेपोलियन से। तो महाराजा रणजीत सिंह वाज कंपेयर्ड टू नेपोलियन बोनापार्ट बाय विक्टर जैकमा। इस तरह से सिख साम्राज्य में एक अल्पवयस्क पुत्र आता है, दिलीप सिंह। (1849) में किसकी मृत्यु हो जाती है? महाराजा रणजीत सिंह की। और दिलीप सिंह गद्दी पर बैठते हैं, अल्पवयस्क हैं, और कंपनी इनके साथ गलत समझौते करके हड़प नीति के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तहत, पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ला देती है। समझ में आई बात? समझा पा रहा हूं मैं? यही इतनी बात है। ऐसे आराम से पढ़ करके आप ये बात समझ सकते हैं कि कैसे गुरुद्वारे की स्थापना हुई, कैसे मुगलों से इनकी दुश्मनी हुई, कैसे अफगानी और ईरानियों के बीच मिलने वाली चुनौतियों के बीच में दल खालसा की स्थापना हुई, और जब चुनौतियां समाप्त हुई तो कैसे राजा रणजीत सिंह का उदय हुआ, कैसे अखंड सिख साम्राज्य की स्थापना हुई, और कैसे अखंड साम्राज्य एक लार्जेस्ट आर्मी रखने के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल में फंस गई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर।
इसलिए एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब आप मूल्यांकन भी कर पाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर में कि हम किस राज्य को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।